महाराष्ट्र में कुल 2013 कोऑपरेटिव सोसाइटी है। महाराष्ट्र की जो इकोनॉमी है वहाँ पर एक कोऑपरेटिव जो सोसाइटी का जो मॉडल है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन कोऑपरेटिव कंपनियों में लगभग 567 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव कंपनियां महाराष्ट्र में है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव कंपनियों की संख्या उत्तर प्रदेश में 147, नई दिल्ली में 133 है। अब बात को समझिए, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव कंपनियां क्यों होती है। जैसे आप शुगर मिल चलाना चाहते हैं तो आपको गन्ना दूसरे स्टेट से भी लेना पड़ता है। यदि आप फर्टिलाइजर कंपनी चलाते हैं तो उसके लिए आपको प्रोडक्ट दूसरे स्टेट से भी लेना पड़ता है। तो जो सोसाइटी एक्ट का जो मुद्दा होता है वो मैटर होता है, वो स्टेट का मैटर होता है। किंतु जब आपको दूसरे स्टेट से कारोबार करना पड़ता है, वहाँ से भी आपको डील करना पड़ता है, तो ऐसे में आपको मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव कंपनी बनाना पड़ता है। तो महाराष्ट्र का विकास का जो मॉडल है वो अद्भुत है, हम लोग सब लोग जानते हैं। किंतु इससे कभी एक केस स्टडी के तौर पर हमें लेना चाहिए और देखना चाहिए कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। आप देखेंगे कि महाराष्ट्र के विकास में जितने भी जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनका सबका जुड़ाव कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव कंपनियों से रहा है। और ये कोऑपरेटिव कंपनियां शुगर मिल में खास करके एक्टिव है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है। आप देखेंगे कि भारत का जो कुल शुगर मिल है उसका लगभग 31% महाराष्ट्र में है, 21% उत्तर प्रदेश में है, बाकी ही दूसरे राज्यों में है। 50% में ही बाकी राज्य हैं। यानी ये दो राज्य मिलकर के कुल 50% शुगर मिल चलाते हैं, जिसमें महाराष्ट्र सबसे आगे है। महाराष्ट्र की एक और खासियत है, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। यानी इस बैंक के माध्यम से लगभग 31 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का नियंत्रण किया जाता है। उन 31 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंकों का टोटल टर्नओवर 1,10,000 करोड़ से ज़्यादा है। इन बैंकों के माध्यम से, इन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंकों के माध्यम से लगभग महाराष्ट्र के 20,000 पैक्स को क्रेडिट लाइन्स उपलब्ध कराया जाता है। 20,744 इनकी संख्या है। तो भारत के किसी भी राज्य में महाराष्ट्र की तरह कोऑपरेटिव मॉडल नहीं है। यानी तमाम राज्यों में लगभग कोऑपरेटिव मॉडल फेल हो चुके हैं, यानी बड़े पैमाने पर नहीं है। कहीं कहीं आप देखेंगे, जैसे आप देखेंगे कि गुजरात में अमूल है, बिहार में सुधा नाम की एक कंपनी है। तो ऐसे इक्का दुक्का मामले मिल जाते हैं, किंतु महाराष्ट्र अद्भुत है। वहाँ कोऑपरेटिव पावर ही पॉलिटिक्स पावर में आपका मजबूत होना सुनिश्चित कर देता है। महाराष्ट्र में टोटल कोऑपरेटिव बैंक जो है ना, उनमें लगभग 52% हाउसिंग में है। उनका पैसा हाउसिंग में लगा हुआ है, उनकी नेटवर्किंग है हाउसिंग में है। यह खासियत है, एक केस स्टडी है, इसे आपको देखना चाहिए। मराठावाड़ा में जितने भी शुगर कंपनियां हैं वो कैसे खड़ी हुई हैं और वो कैसे वर्क कर रही हैं, कैसे सफल हैं, उनके बारे में आपको जानना चाहिए। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो में बताया था कि तमिलनाडु के त्रिचूर में गोंडर समुदाय के बारे में। वैसे ही मराठावाड़ा में जो तमाम जो कंपनियां हैं उनमें से अधिकतर कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा ही चलाई जाती है। लेकिन उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में स्थिति यह है कि एक कुनबे को लोग, एक समाज के लोग लगे हुए हैं, सारे मेंबर वे बने हुए हैं। दूसरे लोग भी हैं लेकिन उनकी प्रमुखता है, यह जरूरी भी है। होता क्या है कि देखिए, कोऑपरेटिव में जब तक एक दूसरे के साथ मिलकर चलने के लिए तैयार नहीं है तब तक कोऑपरेटिव मॉडल सफल होना आसान नहीं है। यह बहुत मुश्किल काम है, यह विश्वास की बात है। बहुत सारी कोऑपरेटिव कंपनियां खत्म इसलिए हो जाती है क्योंकि वो जो पैसे लोगों को देती है, पैसे लोग चुकाते नहीं हैं। लोगों को कोऑपरेटिव कंपनियों पर विश्वास नहीं होता है। ऐसे में जाति, कुनबा, यह सब एक विश्वास का एक जो माहौल पैदा करता है। हमारे भारत में जाति को लोग अविश्वास की दृष्टि से देखते हैं, किंतु कई ऐसे जातीय मॉडल हैं, सामाजिक मॉडल हैं, उन्हें जातीय मॉडल के तौर पर हमें घृणा के भाव से नहीं देखना चाहिए, उन्हें सम्मान के भाव से हमें देखना चाहिए, कैसे वे पॉजिटिव वे में परिवर्तन कर रहे हैं। तो कई ऐसी कोऑपरेटिव कंपनियां हैं जिसमें एक ही कुनबे के लोग, एक ही क्लान के लोग उसमें मेंबर बने हुए हैं, और उस कुनबे में जितने भी प्रभुत्वशाली लोग हैं वे लोग उसको लीड कर रहे हैं, उन कंपनियों को। तो मराठावाड़ा की यह खासियत है कि वहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ इसी मॉडल, इसे कहते हैं कि किनशिप नेटवर्क के तहत, यानी गोंडर समुदाय जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, त्रिचूर में जो टेक्सटाइल में जो लोग हैं, उसी तरह से मराठावाड़ा में मराठा समुदाय के लोग किनशिप नेटवर्क के तहत एक बड़ा व्यापार मॉडल खड़ा कर चुके हैं, जो भारत के लिए नज़ीर है। हम शायद उन्हें देखते नहीं हैं। यह तो महाराष्ट्र की बात हुई।
अब पूछिए मैं कह क्या रहा हूँ। देखिए, मैं बिहार और उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों की बात कर रहा हूँ, वहाँ के लोगों को एड्रेस कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आपके सामने क्या संभावनाएं हैं, आपके सामने क्या अपॉर्चुनिटी है। आप कहेंगे कि आप बड़े व्यापारी नहीं हैं, आप कहेंगे कि आप छोटे व्यापारी हैं, आप कहेंगे कि आप छोटे किसान हैं, आप छोटे उत्पादक हैं, ये कहेंगे ना। तो आपके सामने भी एक ऑप्शन है, एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए आपको एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी आप हैं तो आप इसके लिए कोशिश कर सकते हैं, एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं तो भी इसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं। आप प्रेरणा लीजिए महाराष्ट्र से। शरद पवार कोऑपरेटिव में बड़ा नाम वो माने जाते हैं। नितिन गडकरी, पूर्ति ग्रुप की उन्होंने स्थापना की थी। पूर्ति ग्रुप बड़ा ग्रुप था। उसी तरह से आप उनसे प्रेरणा लीजिए। आप छोटे स्तर पर शुरुआत कर सकते हैं, यानी एफपीओ। केंद्र सरकार एफपीओ बनाने के लिए 9 एजेंसियों को नोडल एजेंसी के रूप में चयन कर चुका है। यदि आप बिहार में हैं तो आप जान लीजिए कि आपकी नोडल एजेंसी जो है वो नाबार्ड है। उत्तर प्रदेश में भी शायद नाबार्ड होगी, तो शायद नाबार्ड को अधिकार होगा। केंद्र सरकार का टारगेट है कि लगभग 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन गठित किए जाए। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी छोटे छोटे किसानों का एक समूह। चाहे आप मीट उत्पादन क्यों न करते हैं, चाहे आप मुर्गी फार्म वाले क्यों नहीं हो, चाहे आप सब्जी उत्पादक क्यों नहीं हो, तो इसके तहत हालांकि कई जिलों को क्लस्टर के तौर पर चुना गया है। इन 9 एजेंसियों की हम बात करें तो इसमें से स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी जिसे हम नाबार्ड कह रहे हैं, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इस तरह की कई कंपनियां हैं। तो ये कंपनियां क्या करती है कि डिस्ट्रिक्ट को क्लस्टर के रूप में चूज कर लेती है, यानी मान लेते हैं किसी जिले में मीट प्रोसेसिंग के काम को बढ़ावा देना है। अब ये क्या करती है कि किसी एनजीओ को पैनल में अपने रख लेती है और उनसे कहती है कि आप जो है हमें एफपीओ बना कर दीजिए। अब एनजीओ क्या करता है कि वो यहाँ पर 500 किसानों का या 200 किसानों का या 1000 किसानों का एक समूह बनाता है और उन समूह से कहता है कि आप लोगों की तमाम जो छोटे छोटे किसान हैं, आपका जो है इसमें इक्विटी होगा, आपका भी शेयर होगा। 1000 रुपये आप जमा कीजिए, 2000 रुपये जमा कीजिए, आपका पूंजी होगा। जिस दिन आप इस कंपनी को डिजॉल्व करना चाहेंगे, हटाना चाहेंगे, उस दिन आपको आपकी राशि वापस हो जाएगी, जो बचेगा खुचेगा। लेकिन 75% लोग कम से कम उसके लिए तैयार होने चाहिए किसी कंपनी को भंग करने के लिए। खैर, ये तो भंग करने वाली बात होगी, मैं बनाने की बात कर रहा हूँ। तो एफपीओ बनता है और 3 साल तक जब एफपीओ फॉर्मेशन हो जाता है, उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो फिर 3 साल तक सरकार जो है आपको सपोर्ट करती है, फाइनेंशियली सपोर्ट करती है चलाने के लिए। ये लगभग 6 लाख से लेकर के 18 लाख तक रुपए है, आपको सपोर्ट मिलता है। उसके द्वारा करते हैं क्या, आप कंपनी के तर्ज पर काम करना शुरू करते हैं और फिर उससे जो प्रॉफिट होता है कमाते हैं। 3 साल तक इतना फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिलता है कि आप कंपनी के रूप में उसे चला सकते हैं, खड़े हो जाते हैं। फिर तो कंपनी ऑटोमेटिक रन कर जाती है, फिर तो प्रॉफिट कमाने लगती है। मान लीजिए कि बकरी उत्पादकों को हम उनका एक 500 लोगों को पकड़ लिए, अपने इलाके के लोगों को, उनका एक समूह बना लिए और फिर एक मीट प्रोसेसिंग प्लांट लगा दिए, तो उनको भी मार्केट हमें मिल जा रहा है। जो लोग बकरी उत्पादक हैं, एक उनको उनसे खरीदार मिल जा रहा है और जो खरीदार है उन्हीं की कंपनी है जिसके वो शेयर है। और फिर इस कंपनी को जो लोग चला रहा है उनको भी रोजगार मिल जा रहा है और उनका एक प्रभाव भी हो जा रहा है कि 500 लोग हमारे साथ हैं और कंपनी प्रॉफिट भी कमाने लगती है। बिजनेस में रिस्क फैक्टर की जहाँ तक बात हुई तो 3 साल तक आपको नाबार्ड जैसी एजेंसियाँ एफपीओ फॉर्मेशन के माध्यम से जो निर्धारित मानदंड बने हुए हैं उसके तहत आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है। लेकिन दिक्कत है कि हम इन चीज़ों के बारे में बहुत कम जानते हैं, बहुत कम सोचते हैं। हम सिर्फ देखते हैं कि महाराष्ट्र में इतना डेवलपमेंट कैसे है, तमिलनाडु में इतना डेवलपमेंट कैसे है। वहाँ एक एक जो बिजनेस मॉडल है उसका केस स्टडी आपको देखना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सोचा कि महाराष्ट्र के बारे में बताऊं, फिर बिहार में क्या हो सकता है। तो बिहार में ये हो सकता है कि आप एफपीओ पर काम कर सकते हैं और एफपीओ पर आप आगे जा सकते हैं। यदि आप सामाजिक कार्यकर्ता हों या राजनीतिक कार्यकर्ता हों या प्रोफेशनल हों तो एफपीओ बनवाइए, संबंधित एजेंसियों से संपर्क साधिए। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा।
यदि यूट्यूब पर देख रहे हों तो हमें सब्सक्राइब करिए, यदि फेसबुक पर देख रहे हो तो हमें फॉलो करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।